ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए मई का पहला भाग क्या कुछ सूचना लेकर आ रहा है, क्या खबर है आकाशीय पार्लियामेंट में ग्रहों की जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, ये समझें कि इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन इन मई के पहले भाग में बड़ा अद्भुत होने दिखाई दे रहा है। अभी शनि मंगल का टकराव चल रहा था, वो समाप्त हुआ। फिर बृहस्पति और शुक्र का टकराव चल रहा था, वो भी अब समाप्ति की कगार पे आ गया, बदल गए हैं। और साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात जो हो रहा है, बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपके लिए सुंदर योग ये बन रहा है कि आपके लाभ के स्वामी बृहस्पति महाराज जो हैं वो आपके स्वयं की राशि में आ रहे हैं और वो आपके लिए अद्भुत रहने वाले हैं। कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। 12 साल बाद तो आपकी राशि पर वो बिल्कुल सफल, बिल्कुल अक्षर से अक्षर सत्य होने जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पदार्पण करने जा रहे हैं, आपके लग्न राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये आपके लिए अद्भुत रहेगा। 12 वर्ष बाद ऐसा शुभ योग आपकी राशि में बन के आएगा जो धर्म भी जगाएगा, भाग्य भी जगाएगा, बुद्धि को भी ठीक करेगा और आपके प्रभाव को पूरी तरह से सुंदर लाभ युक्त बनाने के, सुंदर प्रभाव, इम्प्रेसिव स्वभाव आपके प्रभाव को बनाने के योग बनेगा। तो आप समझ लीजिए ये समय कैसा रहेगा। ये समय आपके लिए विशेष तौर पर यदि हम बात करें मई का आरंभिक काल जो है वो कहाँ खेल आपके लिए करने वाला है। देखिए वृषभ राशि वालों, विशेष तौर पे शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो 12वें भाव में सूर्य के साथ चल रहे हैं। थोड़े अस्त जरूर हैं और यदि आप इसको अस्त को ठीक करने का कार्य कर लें तो आप समझें कि इस वक्त वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। एक स्थिति और भी चल रही है कि इस वक्त बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे लेकिन वो भी अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बार बार आपको ऐसा लगेगा इतने अच्छी बातें सुनने को मिली लेकिन काम नहीं हुआ। काम को समझना चाहिए कि कारण क्या है। अब आप बाज़ार से दवाई लेके आए, आपने दवाई के बारे में सुना, बहुत सुंदर दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है, लेकिन अब दवाई केवल आज की तारीख में कंपनी क्या है, बहुत सारी कंपनी ऐसी आ गई हैं कि जो नकली दवाई बना देती हैं। उसमें सॉल्ट नाम की चीज़ होती नहीं है, बस सिर्फ नाम रखा बोला। यही स्थिति ग्रहों के साथ चल रही है कि इस वक्त ग्रह दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति भी बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनाएंगे, बहुत उम्मीद भी जगाएंगे, लेकिन फिर अस्त हो जाएंगे। शुक्र पहले से ही अस्त चल रहे हैं, तो ये शुभ ग्रह जो है वो अस्त स्थिति में जाने के कारण से ऐसे में कुछ उपाय लगातार, नहीं तो फूला फूला व्यक्ति दिखाई देगा, ताकत नहीं आएगी। ये वास्तविक तौर पर ग्रहों की स्थिति है। राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से। बृहस्पति परिवर्तन हो गए, शुक्र बहुत सुंदर योग स्थिति बन गए, लेकिन महत्वाकांक्षा रहेगी, बड़े बड़ी सोच रहेगी बहुत, लेकिन हवा निकल जाएगी। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रहों का योग आपके लिए क्या क्या स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों बहुत इंपॉर्टेंट समय है परिवर्तन का, जैसे हमने बताया। यदि हम बात करें 1 मई की, बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि, मकर राशि में आपके चंद्रमा भाग्य में चल रहे हैं। चंद्रमा ये आपके लिए भाग्य से सज्जनता के लाभ देने के योग बना रहे हैं। सही सोचते रहें, धर्म में आपकी आस्था जगाते दिखाई दे रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बृहस्पति 12वें भाव से निकलकर, नुकसान वाले भाव से निकलकर आपके लग्न में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं। बृहस्पति सवा दोपहर को 12:30 बजे आपके लग्न में, आपकी लग्न राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय 12 साल बाद बनने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में आनंद भाव से परमात्मा का भजन करें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नए मुहूर्त करने के दिन अच्छा नहीं, क्योंकि अष्टमी तिथि क्षय है इस दिन। यानी सप्तमी थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अष्टमी का आगमन होने के बाद अगले दिन सूर्योदय के समय तक अष्टमी नहीं रहेगी, इसलिए अष्टमी का क्षय है। तो नए मुहूर्त करने के लिए दिन अच्छे नहीं दिखाई देते। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति का पदार्पण, परिवर्तन बहुत शुभ है आपके लिए। नई शक्ति का, नए विचार का, नई उम्मीद का युग बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा ही है कि भगवान गणेश का स्तवन कर आज के शुभ दिन का आरंभ करें। भगवान शंकर पर बेलपत्र अर्पित करें, भगवान गणेश का पूजन करें, तो बहुत सुंदर तरीके से ये योग आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी। वैसे हमने अलग से वीडियो बनाया है इसके लिए कि बृहस्पति क्या करने जा रहे हैं, 12 साल बाद कैसे भाग जागेंगे, क्या क्या करेंगे आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको, और बहुत सुंदर तरीके से उसको समझ लीजिए। पूरे वर्ष ये ग्रह का योग क्या करेगा आपके लिए। 2 मई की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का दिन है, नवमी तिथि है और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे दोपहर को मध्याह्न काल में करीब 12:30 बजे, और साथ साथ प्लूटो ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। ये भाग्य स्थान में चलते हुए प्लूटो मकर राशि में चलते हुए वक्री हो रहे हैं।
और ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रहों का शुभ योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य में चल रहे प्लूटो थोड़े वक्री हो रहे हैं और ये आपको धर्म कार्य से दूर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे में कई बार क्या होता है, मनोमस्तिष्क में थोड़ी बात ऐसे हो जाती है कि धर्म कार्य में से विमुख होने के योग बना लेते हैं, तो वो ना हो। बार बार विशेष तौर पर नास्तिकता मन में उदय होने की तरफ जा सकती है और वो उसमें फंसे तो फिर केवल देख लीजिएगा आपको नुकसान होने के योग बन सकते हैं। धार्मिकता को उधर रखिएगा। चंडिका नवमी है, माँ भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना करें और कल्याण के योग बनेंगे। आपके लिए ग्रहों का योग परिवर्तन हो सकता है लाभ देते। 3 मई का दिन शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि है और इस दिन ग्रहों का योग आपके लिए शुभ बना हुआ है। आपके कार्य जो आप करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। आप शुभ करेंगे तो शुभ होगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव होगा और आपके कर्म का फल कोई और ले जा नहीं सकता। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम लोग को कई बार डर लगा रहता है कि हम कार्य हम कर रहे हैं, वो हमारा बॉस जो है वो क्रेडिट ले लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा, चिंता मत करिए। तटस्थ होकर काम करें, क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नए प्रोजेक्ट्स के लिए दिन अच्छा नहीं है। भद्रा, कोई बड़ा काम हाथ में आ रहा हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। नया मुहूर्त करना हो तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रा है दोपहर को 12:30 बजे से लेकर करीब करीब रात में 12 बजे तक रहेगी। तो सुबह 12 बजे तक दिन अच्छा है, उसमें कर लीजिए, अच्छा मिलेगा। शुभश्च शीघ्रम, इस बात का ध्यान रखें। 4 मई शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि, शनिवार को एकादशी का सुंदर योग चल रहा है और इस वक्त यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शनि महाराज आपके सफलता वाले भाव में पूर्ण ताकत में होकर बैठे हैं और ये आपके कार्य में धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे बहुत चीज़ों को सुंदर उपस्थिति करने के योग बना रहे हैं। एकादशी तिथि है, व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा और हो सके तो विशेष तौर पर इस तिथि में पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें। महालक्ष्मी साक्षात इस दिन विराजमान होती है पीपल के पेड़ पर। एकादशी के दिन विशेष तौर पर पीपल का साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप मानकर उनका पूजन कर लीजिए। थोड़ा उन पर जल डालिए, सुंदर तरीके से कलावा बांधिए। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए इससे सुंदर उपाय इस शुभ योग में नहीं होगा। तो बहुत सुंदर तरीके से ये तिथि है। शनि महाराज आपके भाग्य जगाने आए हुए हैं। करीब करीब 30 साल बाद ये योग बन रहा है। बृहस्पति परिवर्तन कर चुके हैं, तो ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी चमत्कारी रहने वाला है। जो नहीं हुआ पिछले काफ़ी लंबे समय में वो आप करने के योग बना सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से समझना है। हम अलग से वीडियो बना रहे हैं जो शनि जो विशेष तौर पर क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए, वो समझ लीजिएगा। शनि पूर्ण ताकत में आ चुके हैं अब, और ये 1 वर्ष आने वाला मई अगले साल तक बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई देंगे। फिर लौट के नहीं आएगा, बहुत लंबे समय इंतजार करना पड़ेगा। तो आप वृषभ राशि वालों सुंदर तरीके से अपने आप को तैयार कर कर स्थिति समझते हुए, बाकी से ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 5 मई रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि, प्रदोषवत, रवि प्रदोष का योग बना हुआ है। रवि प्रदोष का योग समस्त प्रकार से आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि आपके सूर्य 12वें हैं और जो आपको बस क्या कर रहे हैं कि प्रोवोक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, उम्मीद जगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उम्मीद जगाएं लेकिन उतना मेहनत शायद आप कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सोच आपकी 8वें आसमान पे चल रही है, विचार 8वें आसमान पे चल रहे हैं और क्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए 2 बुद्धि के ग्रह अस्त हैं, शुभ ग्रह अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। रवि प्रदोष है, कीर्ति के लिए, सफलता के लिए विशेष तौर पर भगवान शंकर की आराधना करें, सूर्य को जल दें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। 6 मई का दिवस सोमवार का अवसर है और ख़ासतौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग है दोपहर के बाद से। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए और नए कार्यों को आरंभ करने से भद्रा दोष लग सकता है, तो ध्यान करते हुए, इस वक्त का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। देखिए, और त्रयोदशी तिथि है, साथ साथ ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो नई विशेष तौर जो आपके लिए योग जो बना रहा है वो आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। सुबह आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। चंद्रमा 11वें भाव में बहुत सुंदर तरीके से पदार्पण कर चुके हैं, ये आपके लिए अच्छा है। और कई शुभ ग्रहों के साथ जो योग बन रहा है उनका वहाँ बैठकर बुध के साथ, राहु के साथ, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और ऐसे में लाभ की स्थिति बनेगी। दूध का दान आपको करना चाहिए, दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। और विशेष तौर पर आपके धर्म से बाहर के जो लोग हैं, और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि जो आप किससे धर्म के बाहर के लोग हैं उनसे आपको विशेष तौर पर लाभ होने की स्थिति बन सकती है। और ये कई तरह से आपके लिए उन्नति का योग बनाता दिखाई दे रहा है ग्रहों का समय, तो आपको उसको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। 7 मई का दिवस मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है और विशेष सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है जो दोपहर को करीब करीब 3:30 बजे तक रहेगा। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए शुभ तिथि दिखाई देती है। मंगलवार का अवसर है और सुंदर तरीके से इस समय का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े एंजाइटी बढ़ती दिखाई देगी, थोड़े खर्चे ज़्यादा होते दिखाई देंगे, तो धर्मयुक्त कार्य करें, हनुमान जी का स्तवन करें,
थोड़ा सा चंद्रमा जो है सूर्य के साथ जाकर जहाँ बैठ गए हैं 12वें भाव में, वो नुकसान करने के योग बना रहे हैं। ऐसे में थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी पॉजिटिव स्थिति में कार्य करने के लिए। सुंदर तरीके से मंगलवार का अवसर है और हमारे आश्रम में हमने इस ग्रह योग को देखते हुए हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो शाम को कार्यक्रम रहेगा विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में, ये कार्यक्रम चलेगा। सुंदरकांड का पाठ है, सवामनी का भोग है। हनुमान जी को चोला चढ़ाकर अपने ग्रह का उपचार करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योग बन रहा है उसको समझते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 8 मई का अवसर बुधवार का योग, अमावस्या तिथि है और साथ साथ बृहस्पति इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। अमावस्या तिथि में अभी जो बृहस्पति बदले थे वो अस्त होने के योग बना रहे हैं, तो उम्मीद जगाकर बृहस्पति थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे। ऐसे में आप थोड़े हतोत्साहित हो सकते हैं। जो नई उम्मीद लगी थी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आने वाले आपको 15-20 दिन ऐसे लगेंगे, कुछ हुआ ही नहीं। उम्मीद जागी और फिर सब कुछ बैठ गया, दिन वैसे के वैसे आ गए। बहुत थोड़े अल्पकाल के लिए है, लेकिन ध्यान रख लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। बहुत जल्दी जून में ये उदय हो जाएंगे दोबारा। लेकिन जो अस्त हुए हैं तो समझिएगा कि बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट होकर चल के बड़ी उम्मीद जगाकर फिर बैठ गई है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान, गौ सेवा, गाय को चने का डालना, पीला केसर का तिलक लगाना, ये सब उपाय बहुत ज़रूरी रहेंगे। हो सके तो अपने पितरों के निमित्त भी कुछ दान पुण्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा रहेगा। आप करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। थोड़ा खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 9 मई का अवसर प्रतिपदा है, वैशाख शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। चंद्र दर्शन इस दिन रहेंगे, द्वितीय क्षय है, तो शाम को चंद्रमा का दर्शन कर कर आप अपने ग्रहों को जगाने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के बाद चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त होते हुए चंद्रमा फिर दोबारा उदय होंगे शाम को, और ये आपके लिए नई उम्मीद जगाने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, द्वितीय तिथि क्षय हो गई है, तो नए मुहूर्त के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। प्रतिपदा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा नई उम्मीद जगाएंगे। चंद्रमा वृषभ के आपकी राशि में उच्च के होकर लग्न में आए हैं, नई उम्मीद जगाने आए हैं, नई विचार जगाने आए हैं। लेकिन नए मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। गौ पूजन करें, शाम के समय चंद्र दर्शन करके, गौ पूजन करके, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर यदि आप नए उम्मीद जगाएंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग रहेगा। 10 मई अद्भुत तिथि है, अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, आदि युग तिथि मानी जाती है। और कहा जाता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए तिथि ऐसी है कि इस दिन कोई भी कार्य करेंगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। शुभ करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ फल प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। तो इस तिथि का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात जान लें, कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अक्षय तृतीया जो है अनसूत साया है। बिल्कुल है, लेकिन इस बार दो ग्रह अस्त चल रहे हैं, दोनों शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, विवाह इत्यादि, नया मकान मुहूर्त इत्यादि करने के लिए अक्षय तृतीया शुभ नहीं रहेगी। ऐसे में ध्यान रखें, पूरी अच्छे से पंचांग से विवेचना कराने के बाद ही कुछ कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। कई लोग तो विशेष तौर पर शादी इत्यादि भी अक्षय तृतीया पर रखने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि अनसूत साया माना जाता है। लेकिन इस बार शुक्र भी अस्त हैं, बृहस्पति भी अस्त हो गए हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत। खैर, तिथि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों योग बनता है, तो उनके लिए अच्छा है, लाभ की स्थिति बनेगी, अच्छे से योग बनेगा, नई एनर्जी से युक्त ग्रह दिखाई देता है तृतीया तिथि के दिन। तो सुंदर तरीके से भगवान परशुराम का पूजन करके, भगवान विष्णु का पूजन करके कार्य आरंभ करें। इस दिन बुध का परिवर्तन भी हो रहा है, बुध भी महाराज आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, और ये योग सुबह सुबह जो बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ दिन बृहस्पति अस्त, शुक्र अस्त, बुध आपके 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में चल रहे हैं। ये अननेसेसरी के जुर्माने, नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो कुछ खास उपाय विशेष तौर पर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। मेरी दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप गौ पूजन नित्यपति करें। ये शुक्र को भी ताकत देगा। देखिए, मैं आपको बहुत सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बृहस्पति अस्त, बुध आपका 12वें भाव में, शुक्र भी अस्त, साथ में सूर्य 12वें। ऐसे में गौ का यदि नित्यपति पूजन करें, गाय को विशेष तौर पर चने की दाल खिलाएं और केला खिलाएं, इससे विशेष तौर पर गाय का आशीर्वाद से, गौ के आशीर्वाद से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। लेकिन आने वाली तिथियों में ग्रह अस्त होने के कारण से थोड़ी सी शून्यता दिखाई देती है, तो उसको शक्ति देने की ज़रूरत है। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कब कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं, ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें।
शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके संविधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके, स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है, और सब मूर्ति पूजक उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है, वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद हम पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एकेश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ, औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है,
और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर कि ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृद्युन। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च। जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जब के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कष्ट कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।